बनी हुई है। उज्जैन में कुमार विश्वास के कमेंट से, उनकी टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि कुमार विश्वास रामकथा करने आए थे जहां पर कि उन्होंने आरएसएस के लोगों को अनपढ़ कह दिया। इसको लेकर विवाद खड़ा हुआ। बीजेपी के लोगों ने उनके पोस्टर पर कालिख भी पोती और उनके प्रोग्राम को रद्द करने की चेतावनी भी दी। हालांकि कुमार विश्वास ने खुद एक वीडियो जारी कर अपनी सफाई दी, माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि वो एक उनके ऑफिस में एक शख्स काम करता है, उसको लेकर उन्होंने ये टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनका जो शो है, जो रामकथा जो होनी थी, वो सुचारू रूप से चली। लेकिन जो स्टेटमेंट कथा के दौरान, रामकथा के दौरान कुमार विश्वास ने कहा कि आरएसएस के लोग अनपढ़ हैं और वामपंथी कुपड़ हैं, इसको लेकर अच्छा खासा कल विवाद हुआ। उज्जैन शहर में जितने भी उनके पोस्टर लगे थे वहाँ पर बीजेपी से जुड़े लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उनके पोस्टर पर कालिख पोती और इसके बाद उन्हें माफ़ी मांगना पड़ी। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांगते साथ ही ये तर्क भी दिया कि जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा वो उनके स्टेटमेंट को अच्छे से समझें। उन्होंने एक शख्स को लेकर जो कि उनके ऑफिस में भी काम करता है और आरएसएस से भी जुड़ा है, वो चूंकि पढ़ाई लिखाई में कम ध्यान देता है, तो और मुंबई से बड़ी खबर यह मिल रही है कि जिस तरह से श्रीकांत शिंदे, जो कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे, उनके ऊपर संजय राउत ने जो आरोप लगाया था कि सुपारी दी गई है, अब इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से ये आरोप लगाए गए थे, उस आरोपों के बाद अब केस दर्ज किया गया है संजय राउत के ऊपर तमाम धाराओं में, जिसमें मानहानि की भी धारा शामिल है, क्योंकि कहा यही जा रहा है कि अनर्गल ये आरोप लगाए गए हैं। संजय राउत ने इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी भी लिखी थी, उसके बाद ये मामला सामने आया था और इस पूरे मामले में अभी पुलिस की जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। लेकिन हाँ, संजय राउत की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया था उसके लिए कोई पुख्ता सबूत या कोई आधार सामने नहीं रखा था, जिसके बाद चूंकि ये मामला मुख्यमंत्री से सीधे जुड़ा हुआ है और मुख्यमंत्री के बेटे श्रीकांत शिंदे के ऊपर ये आरोप लगाया गया था। और वैभव से हम जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की बड़ी खबर क्या है, लखनऊ से क्या बड़ी खबर है। सीधे रुख करते वैभव की तरफ। ओवर टू यू वैभव। विवेक, बिल्कुल हम इस वक्त राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के ठीक बाहर मौजूद हैं। बजट सेशन को लेकर कल क्या कुछ स्थितियां थी, कल प्रदेश का बजट पेश किया गया और प्रदेश के बजट के बीच और इस बजट सेशन के बीच जातीय जनगणना की मांग, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी अब मुखर होकर अपनी बात रख रही है और संगोष्ठी जो है उसकी शुरुआत की गई है। समाजवादी पार्टी दफ्तर के हम बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर आपको चारों तरफ जातीय जनगणना की संगोष्ठी के जो है वो बैनर पोस्टर नजर आ रहे हैं। जातीय जनगणना संगोष्ठी जो है वो जिले स्तर पर हर जिले वाइज होगी। 24 तारीख यानी कि कल जो है वो वाराणसी की संगोष्ठी अभियान जातीय जनगणना जो है वो होनी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना को लेकर लगातार अपनी आवाज जो है वो बुलंद कर रही है। याद करिए, जब सेशन की शुरुआत हुई, अखिलेश यादव सदन में पहुंचे थे तो उनके हाथ में जो तख्ती थी वो तख्ती भी इस पोस्टर में आपको नजर आ रही होगी, जिसमें जातीय जनगणना सरकार कराए, सबको समान, सबको अधिकार का जिक्र करते हुए नजर आए। तो ऐसे में अब यूपी की सियासत जातीय जनगणना पर जाकर टिकी है और अब ऐसे में जातीय जनगणना को लेकर सरकार का क्या रुख रहता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सीधे चलेंगे अपने सहयोगी अनामिका के पास। अनामिका, क्या खबर है आपके पास? और देखिए, जहां मेरी मौजूदगी है वहां पर इस समय चुनावी सरगर्मियां काफी जोरों पर है, क्योंकि मेरी मौजूदगी नागालैंड में है, जहां पर लगातार धुआंधार प्रचार चल रहा है चुनाव को लेकर के। 27 फरवरी को यहां पर वोटिंग होनी है, 2 मार्च को काउंटिंग होगी, लेकिन इसके पहले क्या इसमें सियासी समीकरण समझना बहुत जरूरी है। वर्तमान में यहां पर एनडीपीपी और बीजेपी की गठबंधन में सरकार चल रही है, लेकिन इस बार भी अगर बात की जाए तो 40 और 20 के फॉर्मूले के साथ अगर बात की जाए तो बीजेपी एनडीपीपी मैदान में है, कांग्रेस भी मैदान में है, साथ ही जो स्थानीय पार्टी है नागा पीपुल्स फ्रंट वो भी मैदान में है। वर्तमान की अगर बात की जाए तो 60 सदस्यीय विधानसभा में 41 सीटें अभी एनडीपीपी के पास है, 12 बीजेपी के पास है, 4 नागा पीपुल्स फ्रंट के पास है, दो जो वहां यहाँ पे निर्दलीय है और एक रिक्त है। हालांकि क्या अगली बड़ी खबर है, चलते हैं दीपेश के पास। दीपेश, ओवर टू यू।
बिल्कुल, देखिए दरअसल में बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हूँ और यहाँ पर सियासी सरगर्मी जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है और ये सियासी सरगर्मी जो है वो 2025 में मुख्यमंत्री के पद को लेकर नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले ही आरजेडी के एक विधायक हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं विजय मंडल कि 2025 का इंतजार छोड़ दीजिए, अभी होली के बाद ही यहाँ पर मुख्यमंत्री का पद जो है वो बदल जाएगा और तेजस्वी यादव आपको मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर नजर आएंगे। लेकिन कल इसी बात का खंडन जो है वो तेजस्वी यादव करते नजर आए और कह रहे हैं कि अभी उन्हें मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दबाजी नहीं है। मगर कल अगर हम रविशंकर प्रसाद के प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करें तो उन्होंने जो गठबंधन है उस पर ही एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि गठबंधन में बिखराव की स्थिति जो है वो नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जो राजनीतिक सरगर्मी अभी बिहार में चल रही है उसका अंत क्या होता है, उसका ठहराव क्या होता है, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पद को लेकर जो बयानबाजी है वो तेज होती नजर आ रही है। हालांकि अगर हम ललन सिंह के बयान का जिक्र करें और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान का जिक्र करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं विरोधाभास नजर आता है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हुए नजर आए थे कि अगला मुख्यमंत्री जो है वो तेजस्वी यादव होंगे, लेकिन साथ ही ललन सिंह ने यह कह दिया कि वो तो 2025 पे तय होगा, अभी 25 पे वक्त है। तो फिर ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये अब सिर्फ इस खबर की नहीं बल्कि देश भर में जो तमाम खबरें हैं उससे पल पल की अपडेट के लिए आप रिपब्लिक भारत के साथ बने रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइए, जल्द हाजिर होंगे।